तो आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी के लिए कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं और हमारा मिशन साफ है, इस विषय को सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों को देखें तो ये साफ है कि परीक्षा में इस विषय का वजन कितना ज्यादा है। ये सिर्फ पाठ्यक्रम की यूनिट 10 नहीं है, बल्कि हर साल यहाँ से आप मान के चलिए कि 4-5 सीधे सवाल आते हैं। 4 से 5 सवाल, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें भी जनगणना, भौगोलिक बंटवारा और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां, ये वो हिस्से हैं जहां से स्कोर पक्का किया जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर किसी भी समुदाय को जनजाति का दर्जा मिलता कैसे है? क्या इसका कोई संवैधानिक आधार है? हाँ, इसका आधार हमारे संविधान में ही है। अनुच्छेद 366(25) पहले तो जनजातीय समुदायों को परिभाषित करता है। ठीक है। और फिर आता है अनुच्छेद 342(1), जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दें। अच्छा, तो अनुसूचित का मतलब यहाँ बस सूचीबद्ध यानी शेड्यूल्ड करना है। बिल्कुल, एक आधिकारिक लिस्ट बनाना। और दिलचस्प बात यह है कि 1950 में जब पहली लिस्ट बनी थी तो उसमें 212 जनजातियां थीं। तो ये एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये फैसला किस आधार पर लिया जाता है? मतलब इसके लिए कुछ मानदंड तो होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए 1960 में एक चंदा समिति बनी थी जिसने 5 बहुत ही स्पष्ट मानदंड तय किए। और वो 5 मानदंड क्या हैं? पहला है भौगोलिक एकाकीपन, मतलब वो मुख्य धारा से अलग अपने एक खास भौगोलिक इलाके में रहते हों। दूसरा, उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, जैसे उनकी भाषा, रीति रिवाज, ये सब। सही। तीसरा, आदिम जाति के लक्षण, मतलब उनकी जीवन शैली में एक प्राचीनता की झलक हो। चौथा, पिछड़ापन। और पांचवा, संकोची स्वभाव। संकोची स्वभाव, ये तो आज के हिसाब से थोड़ा अजीब म्यार लगता है। और ये इसकी एक बड़ी आलोचना भी गई है। इसका मतलब था कि जो समुदाय बाहरी दुनिया से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। एक तरह से संरक्षण के नाम पर अलगाव आप कह सकती हैं, लेकिन हाँ, उस दौर में यही मानक थे और आज भारत की ज्यादातर जनजातियां इन्हीं के आधार पर सूचीबद्ध हैं। ठीक है, तो आधार स्पष्ट है। अब इन स्रोतों में कुछ बहुत दिलचस्प नाम है। ठक्कर बापा कौन थे? इन्हें जनजातियों का पितृपुरुष कहा गया है। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बापा के नाम से जानते हैं, एक महान समाज सेवक थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था आदिवासी शब्द को लोकप्रिय बनाना। अच्छा, तो ये शब्द उन्होंने दिया था? हाँ, इससे पहले प्राचीन ग्रंथों में इन्हें वनवासी या अतिका जैसे शब्द मिलते हैं। ठक्कर बापा ने इस शब्द के जरिए उन्हें एक सम्मानजनक पहचान दी, जिसका अर्थ था मूल निवासी। यहाँ एक और बहुत ही खास नाम है, वेरियर एल्विन का। इंग्लैंड में जन्मे एक मानव विज्ञानी। उन्होंने नेशनल पार्क पॉलिसी की बात की थी। ये क्या था? वेरियर एल्विन जनजातीय संस्कृति के संरक्षण को लेकर बहुत भावुक थे। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आकर इन समुदायों की अनूठी संस्कृति नष्ट हो रही है। तो उन्होंने एक विचार दिया कि इन जनजातियों के लिए संरक्षित और अलग-थलग रिहायशी इलाके बना दिए जाएं, जहां बाहरी लोगों का दखल न हो। इसी को नेशनल पार्क पॉलिसी कहा गया। मतलब एक तरह का कल्चरल आइसोलेशन। ये तो काफी विवादास्पद विचार रहा होगा। हाँ, बहुत आलोचना भी हुई कि ये उन्हें मुख्य धारा से हमेशा के लिए काट देगा। लेकिन उनकी मंशा संस्कृति को बचाने की थी। उनकी आत्मकथा द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन और द बेगा जैसी किताबें आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए, अब कुछ जरूरी तारीखों पर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। हाँ, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। और 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातीय दिवस। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जनजातीय गौरव दिवस और विमुक्त जनजाति दिवस दोनों की घोषणा 2021 में हुई है। अच्छा, तो ये हाल की बात है। हाँ, ये इस विषय पर समकालीन सरकार के बढ़ते ध्यान को दिखाता है। तो क्या इन समुदायों को हमेशा आदिवासी ही कहा गया? यहाँ विद्वानों द्वारा दिए गए अलग अलग नामों की एक लिस्ट है जो अलग अलग नजरियों को दिखाती है। बिल्कुल, ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी है। महात्मा गांधी ने उन्हें गिरिजन कहा, मतलब पहाड़ों पर रहने वाले लोग। ठीक है,
गियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा। वहीं समाजशास्त्री डॉक्टर G.S. घुरिये ने उन्हें पिछड़े हिंदू माना, जो एक अलग ही दृष्टिकोण था। और अंग्रेजों ने दलित वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया और आखिर में संविधान ने अनुसूचित जनजाति नाम को अपनाया। सही है। यहाँ कुछ किताबों के नाम भी हैं, जैसे D.N. मजूमदार की रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया और श्यामचरण दुबे की द कमार। हाँ, इस सूची लेखकों और उनकी रचनाओं को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में सीधे मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं। चलिए अब खास तौर पर मध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ की जनजातियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? स्रोतों के अनुसार पहली बात तो ये कि वे ज्यादातर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और प्रजाति के हिसाब से उन्हें निग्रेटो और प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड माना जाता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से हैं। बिल्कुल सही। उनका धर्म भी प्राचीन बहुदेववादी है और वे भूत प्रेत पूजा में विश्वास रखते हैं। और उनकी अर्थव्यवस्था आज भी काफी हद तक पुरातन कृषि और वन उपज पर आधारित है और इसी वजह से वे ऋणग्रस्तता और भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं का सामना भी करते हैं। तो ये तो हुई उनकी सामाजिक आर्थिक तस्वीर। अब आते हैं भूगोल पर। मध्य प्रदेश के नक्शे पर ये कहाँ बसे हैं? इसका एक बहुत साफ पैटर्न है। अगर हम मोटे तौर पर राज्य को 4 हिस्सों में बांटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, कैसे? उत्तर में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति है। पूर्व की तरफ बढ़ें तो गोंड, कोल और बैगा मिलते हैं। और दक्षिण में? दक्षिण में गोंड, कोरकू, भारिया। और पश्चिम वो तो भील और भिलाला जनजातियों का गढ़ है। तो मतलब इनका संकेंद्रण राज्य के पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए इन क्षेत्रों को और विस्तार से देखते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा संकेंद्रण लगता है। बिल्कुल सही। राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग 36.27% हिस्सा, मतलब 1/3 से भी ज्यादा, इसी पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। इसमें अलीराजपुर, झाबुआ, धार जैसे जिले आते होंगे। हाँ, और यहाँ भील और उनकी उपजातियां जैसे भिलाला और बारेला प्रमुख हैं। एक और तथ्य ये है कि अकेले धार जिले में 12 जनजातीय विकास खंड है, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। 12, ये तो बहुत ज्यादा है। और पूर्वी क्षेत्र के बारे में क्या खास है? पूर्वी क्षेत्र में राज्य की करीब 14% जनजातीय आबादी है। शहडोल, सीधी, अनूपपुर जिले इसी में आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है डिंडोरी और मंडला का बैगाचक क्षेत्र। इसे बैगा जनजाति का दिल माना जाता है। बैगाचक, ठीक है। और उत्तर और मध्य दक्षिणी क्षेत्रों के बारे में संक्षेप में? उत्तरी क्षेत्र यानी मध्य भारत का पठार, वहाँ मुख्य रूप से सहरिया जनजाति है और मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 23% आबादी है, जिसमें मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा जैसे जिले हैं। यहाँ गोंड, बैगा और पातालकोट के भारिया बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जनगणना 2011, और ये इस विषय का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या 1,53,00,000 से ज्यादा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा? हाँ, जो राज्य की कुल आबादी का 21.01% है। ये प्रतिशत याद रखना बहुत जरूरी है। और जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? अगर हम आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान 13वां है। मतलब कुछ छोटे राज्यों में उनकी कुल आबादी में जनजातियों का अनुपात हमसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, ये एक जरूरी अंतर है। लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में क्या? यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर दिखती है। जनजातीय लिंगानुपात 984 है, जो राज्य के औसत 931 से काफी बेहतर है। ये तो एक बहुत सकारात्मक संकेत है। हाँ, ये तो काफी बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ साक्षरता दर सिर्फ 50.6% है और इसमें भी महिला साक्षरता सिर्फ 41.5% पर है, जो दिखाता है कि विकास की पहुंच अभी भी कितनी असमान है। और जिलेवार आंकड़ों में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। जनसंख्या में धार नंबर 1 पर है, लेकिन प्रतिशत में अलीराजपुर। हाँ, इसे ऐसे समझें कि धार एक बड़ा जिला है तो वहाँ कुल लोग ज्यादा हैं। लेकिन अलीराजपुर की कुल आबादी में लगभग 89% लोग जनजाति समुदाय से हैं, इसलिए प्रतिशत वहाँ सबसे ज्यादा है। और दोनों ही मामलों में भिंड जिला सबसे नीचे है। सही है। यहाँ एक और जरूरी श्रेणी का जिक्र है, PVTG, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह।
ये क्या है? ये एक खास वर्गीकरण है। सरकार ने माना कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बाकी जनजातियों के मुकाबले भी और ज्यादा पिछड़ी हैं, अच्छा। जिनकी आबादी घट रही है या स्थिर है, जो आज भी बहुत पुरानी तकनीक पर जी रहे हैं। ऐसे समुदायों की पहचान के लिए 1973 में ढेबर आयोग ने सिफारिश की थी। और 2006 में इसी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। बिल्कुल। देश भर में ऐसी 75 जनजातियां हैं। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजातियां इस लिस्ट में हैं? मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। बैगा, भारिया और सहरिया। हाँ, लेकिन यहाँ एक और जरूरी तथ्य है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 2003 में 3 जनजातियों कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया था। अच्छा, तो मतलब अब मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, 46 नहीं। सही पकड़े। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो इस सारी जानकारी को समेटते हुए अगर किसी को परीक्षा के लिए तैयारी करनी है तो उसे किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इन स्रोतों को देखकर साफ है कि सबसे ज्यादा सवाल जनगणना 2011 और पीवीटीजी से आने की संभावना है। मतलब आंकड़े बहुत जरूरी हैं। हाँ, वो 21.01% वाला आंकड़ा, अलीराजपुर और धार के बीच का अंतर और 984 का लिंगानुपात, ये कुछ नंबर हैं जो जुबान पर होने चाहिए। बैगा, भारिया, सहरिया कौन है और कहाँ रहते हैं, ये पता होना चाहिए। और चूंकि ये विषय ज्यादा बदलता नहीं है, ये स्टैटिक है, इसलिए बार बार दोहराना और नक्शे के साथ पढ़ना ही सफलता का मंत्र है। तो ये थी मध्य प्रदेश की जनजातियों की दुनिया की एक गहरी पड़ताल। उनकी संवैधानिक पहचान से लेकर जनगणना के आंकड़ों और परीक्षा के लिए जरूरी तथ्यों तक। हमने देखा कि कैसे परिभाषाएं और आंकड़े एक जटिल सामाजिक सच्चाई को समझने में हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, इन स्रोतों ने हमें परीक्षा के लिए एक ढांचा और तथ्य तो दे दिए हैं, लेकिन ये बातचीत एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि ये ऐतिहासिक वर्गीकरण, जनगणना के आंकड़े और सरकारी सूचियां जमीनी हकीकत में इन समुदायों के आज के जीवन, उनके आकांक्षाओं और चुनौतियों को आज किस तरह से प्रभावित करती हैं। ये एक ऐसा विचार है जिसे इन तथ्यों से परे जाकर सोचने की जरूरत है।